आप सभी का एम.के. शाह क्लासेस में स्वागत है। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र में मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था जो अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं PYQ क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक। और ये पार्ट 2 मौर्य साम्राज्य में हम लोग देखेंगे बाकी जो शेष बचे हुए 60-61 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 66 से क्वेश्चन नंबर 126 तक के जो प्रश्न हैं और जो कि क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो PCS हो, चाहे ROARO हो या BPSC हो या PGT, TGT, SSC, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देर न करते हुए वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करिए। लाइक तो जरूर कर दिया करिए, जिससे लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लाइक करने से ना आपका कुछ बिगड़ता है ना हमारा ही, बस ये है कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है। तो इसमें हम लोग 65 तक अगली पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा है। 66 से हम लोग देख रहे हैं। और जो लोग पार्ट फर्स्ट ना देखे हों उस पार्ट फर्स्ट की जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। या इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो है प्राचीन भारत के इतिहास की, आप प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। तो अशोक का जो नामोल्लेख हुआ है वो अभिलेख आपको बताना है, और वो अभिलेख है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख किया गया है। तो 66 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, गुर्जरा। आगे 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का जो रुमनदेही स्तंभ अभिलेख है वह संबंधित है। तो अशोक का रुमनदेही जो अभिलेख है वह संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप लोग भी अपने आप गेस करते रहिए क्या इसमें सही हो सकता है, और तभी जो है आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। तो 67 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, बुद्ध के जन्म से। अशोक का जो रोमनदेही स्तंभ है वह संबंधित है बुद्ध के जन्म से। साथ ही साथ जिन लोगों ने NCERT सार संग्रह वन लाइनर न देखा हो, पूरी बुक कंप्लीट है और प्लेलिस्ट पर टॉपिक वाइज लेक्चर जो है सब प्लेलिस्ट बनी हुई है। चाहे तो आप वन लाइनर वहां से देख सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुर्जरा लक्ष्य शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है यह कहाँ स्थित है, यह आपको बताना है। और 4 ऑप्शन में आपको खुद गेस करना है। और राइट ऑप्शन जो है ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके वनडे और जो है ROARO PCS में बनते हैं। तो 68 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, गुर्जरा लक्ष्य शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है यह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वो स्तंभ का नाम बताना है जिसमें अशोक ने स्वयं अपने को मगध का सम्राट बताया था। तो वह स्तंभ कौन सा है? वो स्तंभ है दोस्तों भाब्रू स्तंभ। राइट ऑप्शन 69 का डी विकल्प सही है। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन 70 का सी विकल्प सही है। और साथ ही साथ सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो स्टेट PCS हो या PCS हो या ROARO हो, सब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और यहाँ से आपके हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही हैं। यदि आप जो है दोनों पार्ट देख ले रहे हैं तो यहाँ से लगभग में 2 से 3 क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्जामों में देखने को मिलते हैं। 71 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रत कहाँ जो है मिली थी। तो उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की जो एक प्रत है ये मिली थी दोस्तों कालसी में। राइट ऑप्शन 71 का डी विकल्प सही है। उत्तराखंड के कालसी में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रत मिली थी। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध की विजय और जितने भी नुकसान हुए, क्षति हुई, उस क्षति का जो वर्णन है वो अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये शिलालेख है 13वें शिलालेख, अशोक के 13वें शिलालेख में है
यानी 72 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है। 72 नंबर के बाद 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, यानी कलिंग युद्ध का जो विवरण है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है ये आपको बताना है, और ये प्राप्त होता है 13वें शिलालेख से। राइट ऑप्शन 73 का ए विकल्प सही है, 13वें शिलालेख। उसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है। इन 4 अभिलेख दिए हुए हैं और चारों में एक अभिलेख सही है, और वो अभिलेख है 12वां शिलालेख। 12वें शिलालेख में अशोक ने जो है पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था। तो 74 का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। और 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया। कह रहा कि कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपित अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये अशोक ने कहा या समुद्रगुप्त ने या हर्षवर्धन ने या कृष्णदेव राय। तो इसमें आपको बताना है, और 75 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प है, अशोक ने। तो अशोक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया था। 75 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अशोक के जो प्रमुख शिलालेख हैं संगम राज के विषय में हमें बताते हैं और उनमें शामिल है। तो उनमें क्या शामिल है? उनमें शामिल है दूसरा और 13वां शिलालेख, अर्थात राइट ऑप्शन 76 का सी विकल्प सही है, दूसरा और जो है 13वां शिलालेख। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। यानी कौन सा दक्षिणी राज है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है। तो 77 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प है, सातवाहन। सातवाहन राज का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है, बाकी चोल का है, पांड का है और साथ ही साथ सतीय पुत्र का है। तो 77 का जो डी विकल्प है वह सातवाहन जो राज है दक्षिणी राज वो अशोक के जो है अभिलेख में नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टालेमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राज नए संबंध थे और वो कहाँ का शासक था। तो टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे और वह शासक था दोस्तों मिस्र का। तो राइट ऑप्शन 78 का कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है, मिस्र। 78 नंबर के बाद 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक का समकालीन तुर्मय, तुर्मय कई बार पूछा गया कि ये अशोक का समकालीन था तुर्मय, और ये कहाँ का राजा था ये आपको बताना है। तो तुर्मय दोस्तों ये मिस्र का शासक था, मिस्र का राजा था जो अशोक का समकालीन था। तो राइट ऑप्शन 79 का ए विकल्प सही है, मिस्र। 79 नंबर के बाद 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। तो किसके जो है राजकीय संबंध थे सीरिया और मिस्र के साथ, ये आपको बताना है। 80 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, मौर। मौर का जो है सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। और तो 80 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। उसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो क्या था। तो अशोक के धम्म का जो मूल संदेश था वो तो राजा के प्रति वफादारी ना तो ये था, शांति एवं अहिंसा ये भी नहीं था, बड़ों का सम्मान ये भी नहीं था, धार्मिक सहनशीलता ये भी नहीं था, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें जो 81 का राइट ऑप्शन है वह जो है आपका ई विकल्प सही है, अर्थात इसमें से एक से अधिक भी हो सकते हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 81 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ई विकल्प सही है, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछे जाते हैं और इसलिए
पांचवा जो ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 82 नंबर कह रहा है कि निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये आपको बताना है कि अशोक के किस अभिलेख में। तो 82 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, स्तंभ अभिलेख, जो कि पांचवा अभिलेख है। तो पांचवें स्तंभ अभिलेख में पशु बलि पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये अशोक के जो है पांचवें शिलालेख में कहा गया है। तो 82 का जो है बी विकल्प सही है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन एक खदान को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? ये बताना है आपको। 83 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है, शौहगौरा ताम्रपात्र। शौहगौरा ताम्रपात्र को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, शौहगौरा ताम्रपात्र। और नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन ये कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। और उसके बाद कह रहा है, कारण आर कह रहा है कि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो दोस्तों कथन भी सही है, यहाँ कारण भी सही है, और कथन कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो 84 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प सही है। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। उसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी कथन कारण पर आधारित। कथन ये कह रहा है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। और दूसरा कह रहा है कि कारण कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। तो ये कृषकों ने विद्रोह किया था, ये तो गलत है, कारण गलत है, लेकिन कथन सही है। तो कारण गलत है, कथन सही है, इसमें सी विकल्प होगा कि ये सही है किंतु आर गलत है। 85 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है, जो है ए सही है और आर गलत है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत जो मेगस्थनीज था भारत में किसके दरबार में आए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रसिद्ध जो मेगस्थनीज था ये यूनानी राजदूत था और ये भारत में आया था किसके शासनकाल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था भारत में। तो 86 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। मेगस्थनीज जो कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में या शासनकाल में भारत आया था। 87 नंबर क्वेश्चन करा कि मेगस्थनीज दूत था, किसका दूत था? सेल्यूकस का या सिकंदर का या डेरियस का या यूनानियों का? तो 87 नंबर का जो राइट ऑप्शन है मेगस्थनीज दूत था, ये सेल्यूकस का दूत था। राइट ऑप्शन 87 का ए विकल्प सही है, सेल्यूकस। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो मेगस्थनीज जो भारत आया था वो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। 88 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का जो है विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन किया गया है और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है, इसमें से चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि एक से अधिक है। तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन 89 का डी विकल्प, सॉरी 89 का जो है 89 का डी विकल्प सही है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में इसका उल्लेख है। यानी मौर्य समाज जो है ये 7 वर्गों में बटा था। और कहाँ बटा था, किसमें उल्लेख है? तो मेगस्थनीज की एक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम बहुत ही चर्चित पुस्तक है इंडिका। इंडिका मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई और इसमें मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजन किया गया है, इसका उल्लेख इंडिका में किया गया है। तो 89 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 89 नंबर के बाद में 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को
जो विभाजित किया है वो दोस्तों 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। राइट ऑप्शन 90 का डी विकल्प सही है, 7 श्रेणियों में या 7 वर्गों में। 90 नंबर के बाद में 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। किसमें उल्लेख किया गया कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? ये अर्थशास्त्र गलत है, ना तो मुद्रा राक्षस ये भी गलत है। और तीसरी पुस्तक है मेगास्थनीज की जो इंडिका है, इसमें ये बताया गया है, यानी मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी। तो राइट ऑप्शन जो 91 नंबर है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, मेगास्थनीज की इंडिका। सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, चाहे वो आरओ हो या स्टेट पीसीएस हो, और वनडे में तो ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया था, ये मेगास्थनीज की इंडिका में विभाजित किया गया था, इसी में इसका उल्लेख है। राइट ऑप्शन 92 का डी विकल्प सही है, मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में। उसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। यानी मौर्य काल में जो टैक्स को छुपाते थे, चोरी करते थे टैक्स की, उनके लिए दंड क्या निर्धारित किया गया था, ये आपको बताना है। तो उनके लिए जो दंड था दोस्तों वो था मृत्यु दंड। यानी जो टैक्स को छुपाते थे या चोरी करते थे टैक्स की, उन्हें सीधे मृत्युदंड दिया जाता था। तो 93 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है, मृत्यु दंड। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो ये है दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, ये इंडिका ही वो स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो 94 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, इंडिका। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। तो मौर्यों के नगर प्रशासन का जो विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। राइट ऑप्शन 95 नंबर का बी विकल्प सही है। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज की जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। राइट ऑप्शन 96 का डी विकल्प सही है, इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है और कई बार ये इंडिका पूछी गई है। ध्यान रखिएगा, इंडिका का मूल लेखक कौन है। तो इंडिका के जो मूल लेखक हैं वो दोस्तों हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने ही इसे लिखा था। तो इस इंडिका पुस्तक के जो मूल लेखक है वो मेगास्थनीज है। 97 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है, मेगास्थनीज। 98 नंबर फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। इंडिका के लेखक दोस्तों मेगास्थनीज हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट 99 नंबर कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन था। इंडिका के लेखक जो थे वो मेगास्थनीज थे। राइट ऑप्शन 99 का डी विकल्प सही है, मेगास्थनीज। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। यानी वर्तमान में जो नगर पालिका प्रशासन में जो कार्य चल रहा है वह मौर्य काल से ही अब तक जारी है, यानी उसमें चेंज उसको नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों है सी विकल्प। जन्म एवं मृत्यु का जो पंजीकरण है ये जो है वर्तमान में भी नगर पालिका प्रशासन में मौर्य काल से अब तक जारी है और अब तक चलता आ रहा है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। तो 100 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था। ये आपको बताना, जैसे संस्कृति, कला व साहित्य, बी है सोने के सिक्के, सी है प्रांतीय विभाजन और डी है हिंदू कुश तक साम्राज्य। अब इसमें से आपको एक कूट चुनना है और वो कूट कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए ए सही है, सी सही है और डी सही है, अर्थात ए सही है, सी सही है और डी सही है।
संस्कृति, कला व साहित्य का विकास, प्रांतीय विभाजन और हिंदू कस्तक साम्राज्य। तो राइट ऑप्शन 101 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही होगा, केवल ए, सी और डी सही है। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भाग एवं बलि थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाग एवं जो बलि थे ये क्या थे, ये बताना है। तो भाग एवं जो बलि थे ये राजस्व के स्रोत थे। राइट ऑप्शन 102 का बी विकल्प सही, राजस्व के स्रोत थे। 102 नंबर के बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में भूमि कर यानी जो लैंड टैक्स था, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था। यानी भूमि कर को किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था ये बताना है। तो ये जो एकत्रित किया जाता था उसे कहा जाता था सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष के द्वारा इसे एकत्रित किया जाता था भूमि कर को, और वसूला भी जाता था। तो राइट ऑप्शन 103 का सी विकल्प सही है। अब उसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 104 नंबर कह रहा है कि मौर्य काल में सीता, सीता से क्या तात्पर्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौर्य काल में जो सीता था, तो सीता से, सीता का अर्थ बताना है कि सीता का मतलब क्या था। सीता का मतलब था कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। यानी इन चार में जो राइट ऑप्शन है वह सी विकल्प सही है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। 104 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प है। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। यानी मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व को इकट्ठा करता था ये बताना है। तो राजस्व को जो इकट्ठा करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। राइट ऑप्शन 105 का ए विकल्प सही है, समाहर्ता। 105 नंबर के बाद 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। यानी मौर्य काल में जो एक अधिकारी का नाम बताना है जो तौल माप का प्रभारी हुआ करता था। तो 106 नंबर का जो राइट ऑप्शन है उसे कहा जाता था पोतवा अध्यक्ष। पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था जो मौर्य काल में अधिकारी था जो है तौल माप का प्रभारी हुआ करता था, उसे पोतवा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। तो 106 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह ए विकल्प सही है। 107 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य काल में एग्रोनोमोई जो अधिकारी होता था वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो एग्रोनोमोई जो अधिकारी होते थे वो संबंधित थे दोस्तों मार्ग के निर्माण से। यानी जो रोड अधिकारी कह लीजिए या मार्ग का जो निर्माण करते थे, ऐसे अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी कहा जाता था। तो 107 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंकोदक सन्निरोधे यानी मौर्य काल द्वारा लिया जाने वाला जो जुर्माना था वो क्या था। तो 108 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर उनसे जो है जुर्माना लिया जाता था और उस जुर्माने को मौर्य प्रशासन में कहा जाता था पंकोदक सन्निरोधे। और 108 नंबर का जो बी विकल्प सही है। उसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो क्या था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो दोस्तों था तक्षशिला। यानी मौर्य काल में तक्षशिला जो था वह शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। तो राइट ऑप्शन 109 का सी विकल्प सही है, तक्षशिला। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे ये आपको बताना है। तो जो अस्तित्व में थे वो एक धर्म अस्थीय अस्तित्व में था और एक था कंटक शोधन। यानी ये दो जो है न्यायालय अस्तित्व में थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उसमें धर्म अस्थीय और दूसरा है कंटक रोधन, अर्थात दूसरा और चौथा सही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही होगा, केवल 2 और 4। 110 नंबर के बाद 111 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 111 नंबर कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ
कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था, ये बताना है। तो 111 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, मगध। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, ये मगध का जो है व्यवसाय था। मगध लिखा हुआ है लेकिन मगध का व्यवसाय था। 111 नंबर का राइट ऑप्शन जो है डी विकल्प सही है। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का जो सूत्रपात था वो किसने किया था। तो ये किया था द्रविड़ों ने, अर्थात 112 का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। द्रविड़ों ने गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किया था द्रविड़ों ने। राइट ऑप्शन 112 का बी विकल्प सही है। 113 नंबर कह रहा है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो ये आपको बताना है। और 113 में जो राइट ऑप्शन है वो दोस्तों डी विकल्प सही है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। तो किस ग्रंथ में दी गई है? अर्थशास्त्र ग्रंथ में। और अर्थशास्त्र को किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। और 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? जातक में, या मनुस्मृति में, या याज्ञवल्क्य में, या अर्थशास्त्र में। अर्थात पुनर्विवाह वर्जित है। तो 114 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प है, मनुस्मृति में। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। 114 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह बी विकल्प सही है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशियों को भारतीय समाज में मन द्वारा दिया गया जो सामाजिक स्तर था वो क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सामाजिक स्तर था वो ब्रात क्षत्रियों का था, अर्थात राइट ऑप्शन 115 का बी विकल्प सही है। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे। फाह्यान, इत्सिंग, मेगस्थनीज और ह्वेनसांग। कह रहा है इनके आगमन का सही कालक्रम व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इन चारों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले मेगस्थनीज आया था, यानी ये फर्स्ट नंबर का यात्री है। उसके बाद आया था कौन? फाह्यान। फाह्यान आया, ये हो गया दूसरे नंबर का। और उसके बाद में जो है आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ये तीसरे नंबर का है और इत्सिंग चौथे नंबर पर आया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बी विकल्प सही है, 3, 1, 4, 2। 116 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जो उपनाम था वो था दोस्तों किसका था? और बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। और इधर दिया हुआ है सेंडोकोटस। सेंडोकोटस है, अमित्रघात है और विष्णुगुप्त है। तो इसमें जो है ये मैच करना है। तो इसमें देखते हैं कि चंद्रगुप्त, जैसे अशोक का जो प्रिय नाम था या जो उपाधि दी गई थी वो प्रियदर्शी की। तो सी का तो हो गया फर्स्ट। उसके बाद जो सी का हो गया फर्स्ट। सी का फर्स्ट खाली केवल सी विकल्प में है। तो अगर एक सही है तो यहाँ पर सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ए भी एलिमिनेट हो जा रहा है, बी भी और डी भी, क्योंकि पहला ए सी विकल्प निकल के आ रहा है और सी में ही है, सी का केवल फर्स्ट सही है। क्योंकि सी है क्या है? अशोक, और अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। और तो 2, 3, 1, 4, 2, 3 और 1, 4, 2, 3, 1, 4, अर्थात 2, 3, 1, 4। चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस, 2, 3 मित्र और बिंदुसार को अमित्रघात, और अशोक को प्रियदर्शी, और चाणक्य विष्णुगुप्त। चाणक्य का उपनाम विष्णुगुप्त था।
बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का प्रियदर्शी और जो है चंद्रगुप्त का सैंड्रोकोटस। तो इस हिसाब से जो इसका राइट ऑप्शन है वो दोस्तों सी विकल्प सही है। यहां से आपके वन लाइनर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैचिंग तो है ही है, मैचिंग के साथ साथ यहां से वन लाइनर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 117 का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था बृहदर्थ। बृहदर्थ अंतिम मौर्य जो है सम्राट था। राइट ऑप्शन 118 का डी विकल्प सही है, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है ये अंतिम मौर्य सम्राट था। 118 नंबर के बाद 119 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये तो जो है कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कणो ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है आंध्र ने कौड़ राजवंश के अंतिम शासक को पद से जो है वंचित किया था, ये भी सही है। अर्थात 119 में तीनों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह डी विकल्प सही होगा, 1, 2 और 3। उसके बाद 120 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। ये आपको बताना है, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या रुद्रतामन। तो 120 नंबर का जो राइट ऑप्शन है, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे और एक अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन देखा जाए 120 का, वो दोस्तों बी विकल्प सही है, केवल 2 और 3, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। 120 नंबर के बाद 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन सी झील थी, या जो है झील का निर्माण करवाया था तो वह शासक कौन था, यह आपको बताना है। 121 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ए विकल्प सही है, चंद्रगुप्त मौर्य। 121 का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। आपको उस अभिलेख का नाम बताना है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो 122 नंबर का जो महाक्षत्रपक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। तो राइट ऑप्शन 122 का बी विकल्प सही है, महाक्षत्रपक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। उसके बाद 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है, ये बताना है। तो इसमें पाया गया है महाक्षत्रपक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। राइट ऑप्शन 123 का ए विकल्प सही है। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में कौन एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। जैसे बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। और सी कह रहा है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, ये भी सही है। चौथा कह रहा है ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये गलत है। डी वाला जो विकल्प है 124 का वो सही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। कह रहा है कि जो सही नहीं है, तो सही ऑप्शन हमारा 124 का डी विकल्प सही नहीं है। 125 नंबर कह रहा है कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति का जो स्थान से प्राप्त हुई है उस स्थान का नाम आपको बताना है। तो 125 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वह डी विकल्प सही है, परखम। परखम जो कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति ये परखम स्थान से प्राप्त हुई है। तो 125 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, परखम।
और 126 नंबर और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। जैसे लोथल और सारनाथ, राजगीर और नालंदा। अब इससे संबंधित जो है दिए हुए हैं और कह रहा कि कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करना है, कौन सही सुमेलित है। तो 126 नंबर में अगर देखते हैं, एक तो पहला लोथल, ए एंशिएट डॉकयार्ड है यहाँ, ये सही है। दूसरा सारनाथ, ये फर्स्ट शर्मन ऑफ बुद्ध, ये भी सही है। और तीसरा गलत है। चौथा कह रहा है नालंदा, जो कि ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग है, ये सही है। तो एक सही है, दो सही है और चार सही है। राइट ऑप्शन 126 का सी विकल्प सही होगा, केवल 1, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों ये 126 क्वेश्चन थे। 126 क्वेश्चन हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड PYQ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अपकमिंग एग्जामों के लिए हैं, हम लोगों ने देखा, जो कि 2 पार्टों में देखा। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 66 से 126 तक देखा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 65 तक। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए जो है पार्ट 1 की वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप चाहे तो लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, या आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर के सीधे देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, का दिन शुभ हो।